हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की बॉर्न एंड ब्लड सीरीज का दूसरा इशू, नासूर डोगा का दूसरा और अंतिम भाग। आखिर ये सब तोड़फोड़ करके तुम साबित क्या करना चाहते हो डोगा? मैं ये साबित करना चाहता हूँ सुपरिटेंडेंट साहब की भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत का लिबास अपने बच्चों और अपनी फैमिली को पहनाकर उन्हें महंगा मत बनाओ, वरना जिस दिन दुर्भाग्य की आंधी का एक भी थपेड़ा पड़ा, ये लोग दो कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। डोगा भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत से तुम्हारा क्या मतलब है? पापा जेल सुपरिटेंडेंट है और इस लायक हैं कि ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकें। तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हारे पापा मुझसे बेहतर दे सकते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब, आपके बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि इस नौकरी में आपका स्टेटस क्या है, आपकी सैलरी क्या है। अपनी उस सरकारी तनख्वाह से आप घर के सभी ज़रूरी खर्चे करने के अलावा बाहर खड़ी चमचमाती इंडिवर गाड़ी खरीद सकते हैं या नहीं, जिसकी कीमत 14-15 लाख है। लेकिन अगर आपकी ज़ुबान ने सच के अलावा कोई शब्द उगला तो मेरी बंदूक जो गोली आप पर उगलेगी उसका उसे कोई अफसोस नहीं होगा। पापा, आप झूठ को भी ईमानदारी से बोलने के लिए ज़ुबान को शब्द नहीं मिलते। उफ। दोषी सिर्फ रिश्वतखोर अफसर या कर्मचारी नहीं होता, उसके परिवार के लोग भी उस गुनाह में उसके बराबर के साथ ही होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपने घर के कमाऊ सदस्य की एक्सिस इनकम सोर्स के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं की। नहीं की, क्योंकि आते हुए सुख को लात मारने की हिम्मत नहीं थी आप में। और ये हिम्मत परिवार के हर सदस्य में आ जाए तो रिश्वतखोरी हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। मैं यही समझाने आया था, और अगर अब भी तुम नहीं समझे तो मुझे दोबारा यहाँ आने की नौबत आई तो वो पल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल के पल होंगे। डोगा को दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आएगी। कौन? सक सक सक। मैंने आपके परिवार को बेहोश कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब जो कुछ मैं यहाँ करने वाला हूँ उसे ना तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे सुपरिटेंडेंट साहब, और ना आपका परिवार कर पाता। कौन हो तुम? नासूर। भाग। उफ। हमारे जिस्म का कोई हिस्सा रोग लगने पर सड़ गल जाए तो उसको काट कर फेंक दिया जाता है। साख। ये समाज एक जिस्म की तरह है, जैसे चलाने के लिए शरीर के हिस्से की तरह तुम जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, मगर जब भ्रष्टाचार के कीड़े जिस्म के हिस्सों को सड़ाने लगे तो उनको काट कर फेंक देना उचित होता है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो इस फिंगर वाइस में कुचली हुई तुम्हारी उंगलियों से उठने वाला दर्द शायद भविष्य में तुम्हें अपने फर्ज की याद दिलाए। क्रंच। शायद तुम्हें दूसरों का दर्द समझने में कोई मदद मिले। कौन हो तुम? कहा ना, नासूर। नासूर बनकर भ्रष्ट लोगों को टॉर्चर करूंगा, उन्हें ऐसा दर्द दूंगा जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जहन में बसी ईमानदारी और मानवता की भाव नहीं होगा। पता नहीं ईश्वर के दरबार में श्रुति जैसी बहनों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं या नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरा भाई वापस चाहिए भगवान। भगवान अपने भक्तों की पुकार ज़रूर सुनता है बेटी, खासकर बच्चों की तो अवश्य। उसके घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं। लो दूध पियो। मैं नहीं चाहता कि तब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास वापस लौटे तो तुम्हारी सेहत ठीक ना हो, फिर मैं तुम्हें कपड़े दिलाने ले चलूँगा। अदरक चाचा का कहा नहीं टाल सकती थी श्रुति। सूरज परेशान था, कहीं उसके हाथ से कोई गंभीर अपराध हो गया तो उसके लौटने की रही सही उम्मीदें भी ख़त्म हो जाएंगी और सारी ज़िंदगी जेलों में ही गर्क हो जाएगी। अरे, ये तो किल्ली चिल्ली और बिल्ली की लाशें हैं। मगर डोगा ने तो सिर्फ इनकी टांगों पर ही गोली मारी थी, फिर किसने इनको मार डाला? कहीं को समीर ही ने तो नहीं? किल्ली बिल्ली चिल्ली नहीं, डोगा को जेल में अनाधिकृत सामान ले जाने के विषय में बताया था। ऐसा आदेश उन्हें कोई बिग बॉस ही देता था, बिग बॉस जिसे किसी ने नहीं देखा। उन तीनों को गोली बिग बॉस भी मार सकता है। और ये क्या? नासूर ने कुचली जेल सुपरिटेंडेंट की उंगलियां? ये नासूर कौन पैदा हो गया है? ये तो इसी जेल का सुपरिटेंडेंट है जहाँ समीर ने 3 माह सजा के रूप में बिताए हैं। कहीं उसे सजा देने के लिए समीर ही तो नासूर नहीं बन गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। तो घबरा मत श्रुति, पुलिस जल्दी ही पता लगा लेगी नासूर की हकीकत। अल्लाह इस बच्ची पर रहम खाना। दुर्भाग्य किसी पर रहम नहीं खाता। आज तुमने डोगा को मात दी, ये जानकर मुझे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तस्वीर साफ दिखाई पड़ने लगी है। जिस इंसान में खुद को नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो जीवन में हमेशा विजय पथ पर चलकर विजय को पाता है। किसी भी नेतृत्व की कमान हाथों में लेने से पहले इंसान को खुद ही से नेतृत्व करने के लायक बनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान को सबसे पहले अपनी दुर्बलताओं का पता लगाकर उन पर विजय पाने के रास्ते तलाश करने चाहिए। तुम जानते थे कि जिस रास्ते पर तुम चल निकले हो वहाँ तुम्हारा सामना डोगा से ज़रूर होगा। तुमने उस पल के लिए अपने बचाव के बारे में सोचकर अपना नेतृत्व खुद किया। मुझ में भी बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे और ये गुण शायद मुझे मेरे पिता से मिला।
वो मुझे बताते थे कि जब मैं छोटा था और उठकर चलने की कोशिश करता था, बार बार गिर पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे वापस खड़ा होने के लिए उंगली का सहारा नहीं दिया। उनका मानना था कि सहारे कोशिशों का दम निकाल देते हैं। मैं प्रथम बार अपनी ही कोशिशों से अपने पाँव पर खड़ा हुआ। मुझ में खुद अपना नेतृत्व करने की क्षमताएं उसी दिन से विकसित होने लगी थी। अब तुम सोच रहे होगे कि स्वयं का और दूसरों को नेतृत्व करते करते मैं अपराधी कैसे बन गया। मेरा बचपन तंगहाली में गुजरा। बदनसीबी हमारी परछाई बनकर हमारे साथ रहती थी। माँ मेरी बचपन में ही मर गई थी। पिताजी आदर्शवादी थे, ईमानदार, चाहते तो अपने पद पर रहते हुए रिश्वत की कमाई से हर सुख खरीद सकते थे, मगर वो कहते थे कि भगवान ने मुझे दो हाथ दिए हैं, मेरे हाथ मुझे जैसा सुख देंगे मैं उसी में खुश रहूँगा। जानते हो उनके हाथों को क्या मिला? हथकड़ियाँ। रिश्वत का इल्ज़ाम था उन पर। उनको छोड़ने की एवज में 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्टर धतूरा मुझसे 2 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। कहाँ से आएंगे 2 लाख रुपए? पिताजी जेल पहुंच जाते तो फिर इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं करने वाला था। 24 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? जाहिर सी बात है, मैंने वो टारगेट चुना जो उस वक्त आसान था। बेटा चॉकलेट खाएगा? आपके पापा ने बुलाया है। अपना फ़ोन नंबर बताओगे बेटा? मैंने अपने 2 दोस्तों को उस बच्चे को सौंप दिया जो इस हकीकत को नहीं जानते थे कि मैंने उस बच्चे को किडनैप किया हुआ है। राहुल नदीम, ये मेरा भांजा है, इसको पैसिफिक मॉल से एक ड्रेस दिलाकर मेरा वहीं पर इंतज़ार करना। इसी बीच मैंने उस बच्चे के घर फिरौती के लिए फ़ोन कर दिया। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैं पैसिफिक मॉल के बाहर सौंपूँगा। तुम्हारा बच्चा मेरे आदमियों के पास होगा। पैसा मिलने के बाद मैं उस तरफ इशारा करूँगा, मगर सावधान, उनके पास पिस्तौल होगी, कोई चालाकी नहीं। मैं जानता था कि यदि वो पुलिस को खबर भी करेंगे तो भी उनका टारगेट पहले बच्चे को जब्त करना होगा, क्योंकि यदि मुझे वो अपना निशाना बनाते तो बच्चा उनके हाथ से निकल सकता था। तुम्हारा बच्चा वो रहा, मेरे आदमियों के पास। मैं लगभग कामयाब हो गया था, मगर मेरा दुर्भाग्य, डोगा मेरे पीछे पड़ गया। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। डोगा वाली स्थिति को छोड़कर डोगा मुझ पर गोलियां चला रहा था। मैं अपने आप को नेतृत्व कर रहा था। मैंने बाइक छोड़कर एक लोकल ट्रेन पकड़ ली। प्रथम श्रेणी का डिब्बा था वो। पुलिस पहचानती नहीं है। मैं बोरीवली जाकर वहाँ से वापस चर्च गेट पहुँच जाऊँगा। जिस एक्शन में मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरी उस हिम्मत को देखकर किसी यात्री ने मुझसे कुछ भी पूछने की चेष्टा नहीं की। मैं अब खुद को सामान्य महसूस कर रहा था। मैंने ब्रीफ केस खोलकर रुपयों की सलामती की गारंटी करनी चाहिए, लेकिन मेरे होश उड़ गए। मुझे चक्कर सा आ गया। मुझे लगा मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। इसमें तो रद्दी कागज भरे हैं। मगर दुर्भाग्य कहूँ या भाग्य, जिस कंपार्टमेंट में सवार हुआ था उसमें भीषण विस्फोट हुआ। बूम! ओह गॉड! भाग्य से मैं थोड़ा घायल हुआ। यह आतंकवादियों की हरकत लगती है। पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं जिंदा बचा था। ये तो हीरे हैं। ओह, इन लोकल्स में अक्सर प्रथम श्रेणी के डिब्बों में हीरो के व्यापारी सफ़र करते हैं। उन हीरो की कीमत कई करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। उफ, ये भाग्य मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। क्या ये हीरे मुझे पहले ही नहीं मिल सकते थे? 2 घंटे में मुझे पता चल गया कि वो सीरियल ब्लास्ट थे जो कई लोकल ट्रेनों में प्रथम श्रेणी डिब्बों में ही हुए थे। ओह, ये ब्लास्ट मेरे लिए लकी थे। अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली थी। मैं 2 लाख रुपया लाया हूँ। सॉरी मिस्टर, तुम्हारे पिताजी ने लॉकअप में आत्महत्या कर ली। अपने बाप को बहुत प्यार करता था मैं। एक आदर्शवादी बाप, जिसे मेडल मिलने चाहिए थे, मिली जिल्लत से भरी मौत। एक आदर्शवादी बाप का आदर्शवादी बेटा तो मैं नहीं बन पाया, बिग बॉस बन गया। और शायद मैं तुम्हें अपनी कहानी इसलिए सुना गया क्योंकि हम दोनों ही परिस्थिति वश एक ऐसी नौका पर सवार हो गए जो सीधे भंवर की तरफ जा रही थी, जहाँ पहुंचकर इंसानियत का डूबना लगभग तय था। लेकिन भंवर में गोते खाते हुए भी अपने आप को बचाना था। समीर, हमारे समाज में गरीबों की हालत कुत्तों से थोड़ी बेहतर है, जहाँ 2 लाख रुपए रिश्वत में देने के लिए उन्हें जुर्म की दुनिया में झांकना सिखाया जाता है। और ये सब किस लिए? ताकि उन 2 लाख रुपए से अपनी और अपने बच्चों की ऐश खरीदी जा सके। उस वक्त यदि मैं उस इंस्पेक्टर की जगह रहा होता तो अपने बच्चों को गोली मार देता। समीर महसूस कर रहा था नकाब के पीछे गीली होती उन आँखों को। खैर, अतीत उस नासूर की तरह होता है जिसे जितना छेड़ो वो उतना ही दर्द करता है। तुम्हारा नया कंसाइनमेंट तैयार है। अपने लेफ्ट में देखो, वहाँ एक टाइम बम है। तुम्हें उसको मुंबई में किसी भी पब्लिक प्लेस में रखना है। कहीं भी, किसी बस की सीट के नीचे, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी पार्किंग में, किसी स्कूटर या किसी मोटरसाइकिल की डिग्गी में। इस बार आपने मुझे बहुत सॉलिड काम दिया है बॉस। समीर अपराध के खूनी सफ़र पर निकल पड़ा था। अदरक चाचा श्रुति को लेकर मॉल पहुंच चुके थे। आज मैंने मस्जिद में नमाज अदा करते वक्त तेरे लिए दुआ की है। मेरा मन कहता है कि आज तुझे तेरा भाई ज़रूर मिलेगा। अदरक चाचा की दुआ कबूल होने वाली थी। समीर, तुमने इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में बम रखा है, तो अब निर्दोष लोगों की जान लोगे तुम। था समीर भैया, डोगा, समीर भैया को छोड़ दो। श्रुति, उफ था।
रुक जाओ समीर, तुम उसे गोली नहीं मारोगे। मेरा हाथ छोड़ दो श्रुति। पहले गुनाहगार बनाते हो फिर सजा देते हो। तुम उसे गोली नहीं मारोगे डोगा। मैंने उसे गुनाहगार नहीं बनाया। इस वहम से बाहर निकलो। इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में तुम्हारे भाई ने बम रखा है। यदि मैं गुनाहगार हूं तो तुम्हारे भाई तक पहुंचने से पहले मेरी मौत आ जाए। डोगा ने मोटरसाइकिल को समीर के पीछे दौड़ा दिया। मौत का डोगा को कोई डर नहीं, वो तो हर समय उसके सिर पर सवार रहती है। तुम रुक जाओ समीर, तुम इसमें बम है, अपनी जान बचाओ, फटने वाला है। मैं जानता हूं, लेकिन आज तुम भाई बहन का वहम मिटाने के लिए मौत की सवारी कर रहा था। तुम जानते हो आज की गई तुम्हारी हरकत कई जाने ले लेती। सही मायने में आज तुम एक अपराधी बन गए हो समीर, जिसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने तो 18 और लड़कों को भी लौका पहुंचाया था, वो सब क्यों अपराधी नहीं बन गए? वास्तव में तुम्हें अपराधी बनाया तुम्हारे अपने हिंसक विचारों ने, तुम्हारी अपनी कुंठाओं ने, जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं था। उन हीन भावनाओं ने जो अपना अपमान होते देख आपा खो बैठी। अगर तुम चाहते तो अपने साथ हुई जातियों को समाज के सामने ले कर आते। शायद कोई तुम्हारी बात सुनता, समझता। शायद तुम जेलों में फैली कुव्यवस्थाओं को सुधारने के नायक बनते। शायद दोषी लोगों को मिलने वाली सजा तुम्हारे चेहरे पर खींच दी गई अपमान की लकीरों को मिटा डालती। मगर तुम अपराधी बन गए, वही बन गए जिनके कारण तुम्हें जिल्लत मिली थी। समाज में एक और अपराधी बढ़ गया। डोगा का काम थोड़ा और बढ़ गया। अब तुम्हारा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं, और तुम्हारा है। तुम अपराधी क्यों बने डोगा? ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसने तुम्हें भी कुंठित किया होगा। अपने शब्द ठीक करो। ये सच है कि कानून की धाराओं में मैं अपराधी हूँ, मगर अपराध नहीं करता। कानून तोड़कर करता हूँ कानून की रक्षा। अपराधियों को मारता हूँ ताकि वो डोगा से खौफ खाएं, अपराध से डरें। अपने अपने सोचने का तरीका है डोगा। तुमने वैसा सोचा, मैंने ऐसा था। फट 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 फट। ओह, हेलीकॉप्टर में ज़रूर बिग बॉस होगा, वो ऊपर से सीढ़ी गिरा रहा है। डोगा पुलिस के सायरनों को भी सुन चुका था। मुझे अफसोस है श्रुति कि मैं तुमसे किया वादा पूरा नहीं कर पाया। डोगा को गटर की शरण लेनी पड़ी। जिंग जिंग, वो डोगा है, पकड़ो। अदरक चाचा, भैया, वो उसे भूल जाओ बेटी, अब उसे भूल जाओ। डोगा ये बात नहीं भूल सकता था। अगर समीर समीर के ही रूप में अपराध कर रहा है तो फिर नासूर कौन है? बॉडी दादा की आज कोर्ट में पेशी है और उससे मिलना है मुझे। बॉडी दादा, नेपाली उस्ताद घोलू इत्यादि की आज कोर्ट में पेशी थी। इंस्पेक्टर दत्तानी को ही उन्हें कोर्ट में पेश करने ले जाना था। जेल में चाय पानी, काजू, सिगरेट, मोबाइल फ़ोन सब होगा बॉडी दादा, एंजॉय करना। तुम्हें भी एंजॉय कराएंगे। सड़क खुद ही पड़ी है, गाड़ी को दूसरे रास्ते से ले लो। ये तो टायरों के फटने की आवाज़ है, फटाक फटाक। कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो बहुत पहले हुई थी। आज तो उस गड़बड़ को ठीक करने का वक्त है। कौन हो तुम? नासूर। मेरे हाथों में थमा ये टॉर्चर वेपन स्टील वार्प तुम्हें कानून सिखाएगा। तुम्हारी बॉडी में बड़ी जान है बॉडी दादा। हमारी वैन पर किसी ने हमला किया है, वो पुलिस इंस्पेक्टर को चीर रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तुम्हें भी चीर डालेगा नासूर। तुम्हारी बॉडी में बड़ी जान है बॉडी दादा। खच। जेल में मुफ्त वैश की बड़ी रोटियां उड़ाई हैं तुमने, मगर अब तुम्हारे जबड़े को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि वो सूप भी चबा पाए। नेपाली उस्ताद आक्रामक हो उठा। बॉडी दादा को हाथ लगाता है। आज के बाद तुम किसी को हाथ लगाने के लायक नहीं रहोगे, न जेल के अंदर न जेल के बाहर। और तुम भी नासूर। भागो बॉडी दादा, यहाँ तो आ गया है अब। डोगा भी। जिंग जिंग जिंग। डोगा तो देर से वेर हर उस जगह पहुँचता है जहाँ बदमाशी, गुंडागर्दी और अपराध अपनी हरकतों पर उतारू होता है। अपराधों ने इतने जख्म दिए हैं कि डोगा खुद नासूर बन गया है। और मैं जानता हूँ कि यह नासूर कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान अपने स्वार्थ की ज़मीन पर खड़ा रहेगा तब तक अपराध कभी ख़त्म नहीं होगा। अपराध रहेगा तो डोगा भी रहेगा। डोगा, दूसरे का अधिकार छीनने की प्रवृत्ति भी अपराध को कभी ख़त्म नहीं होने देगी, और यह प्रवृत्ति तुझ में भी है। देख, अभी अभी छीना है तूने मेरा अधिकार, बॉडी दादा और उसके आदमियों को मेरे हाथों सज़ा देने का अधिकार। कौन है तू? टीवी पर देख देख कर अब तक आंधी मुंबई के लोग जान चुके हैं मेरे बारे में। तू अनजान नहीं हो सकता नासूर की सूरत से। मैं नासूर के पीछे छुपे चेहरे की बात कर रहा था। तब तो मुझे तेरी कुत्ता मांस के पीछे छुपी सूरत की बात करनी चाहिए। डोगा, मैं तुझसे कोई दुश्मनी नहीं पालना चाहता, क्योंकि मेरा और तेरा काम एक ही है। मैं केवल ऐसे लोगों को टॉर्चर करता हूँ जो अव्यवस्थाओं के नाम पर धब्बा हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को फिर समीर जैसा कोई निर्दोष लड़का किसी अव्यवस्था का शिकार होकर अपराधी बने। मुझे मेरा काम स्वतंत्रता से करने दो, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा।
मेरी एक किक ने जिसे निहत्था कर दिया उसका डिफेंस कैसा होगा इसका अनुमान तो मैं अच्छी तरह से लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें फ़ौरन गोली मार दूँ। तुम जिस राह पर चलना चाहते हो वो बड़ी खतरनाक है। कहीं से भी कोई गोली आकर तुम्हारा भेजा उड़ा सकती है। उफ, थाय, तो होगा वो बिग बॉस होगा शायद। बॉडी दादा ने जेल की वैन से मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसे इन्फॉर्म किया होगा मैंने बिग बॉस के आदमियों को मारा था। शायद इसलिए उसने मुझे गोली मार दी। उफ, इसलिए कह रहा था कि ये राह बहुत मुश्किल है। मगर तुम्हारी आवाज़ बदल गई है। तुम समीर हो। हाँ, मैं समीर हूँ। और यह सुनकर डोगा की पिस्टल ने एक पल भी न गवाया। वो गर्जी, था 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 था। 7 सटीक निशाने। कुछ पल धुआं उड़ाता हेलीकॉप्टर उड़ा, फिर उसमें हुआ एक भीषण विस्फोट। समीर, बिग बॉस का अंत हुआ। तुम्हें मैं तुम्हारी बहन को सौंपूंगा। वादा जो किया उससे। नहीं डोगा, मरने दो मुझे। मैं उससे नज़र नहीं मिला पाऊंगा। डोगा खुद डोगा का वायदा झूठा नहीं होने देगा। तुम्हें मौत भी नहीं मार पाएगी। उस मासूम की दुआएं तुम्हारी मौत को मात दे देंगी। फिर हॉस्पिटल में देखो श्रुति, तुम्हारे भाई का इलाज हो रहा है। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वापस अपनी नन्ही बहन के पास होगा। इसे डोगा ने ही यहाँ एडमिट कराया है। देख रही थी गुमसुम सी मासूम आंखें अपने भाई का खून से लथपथ जिस्म, और अब दिख रही थी उन आंखों में किसी की मौत। मेरे भाई को अपराधी बनाया, मेरे भाई का खून बहाया। इसका अंजाम ज़रूर भुगतेगा अपराधी डोगा। आज के बाद अगर श्रुति को सोचेगी तो सिर्फ डोगा का खून कैसे हो। तू मरेगा डोगा, कैसे 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 भी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बॉर्न एंड ब्लड सीरीज़ के तीसरे इशू निकल पड़ा डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।